में श्रद्धा कांड पार्ट 2। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से एक खबर है जहां पर दिल्ली के श्रद्धा मर्डर जैसा हत्याकांड सामने आया है। यहां एक इंजीनियर ने अपनी सगी ताई की सिर फोड़कर उसकी हत्या कर दी। रसोई में मर्डर करने के बाद आरोपी बॉडी को घसीटकर बाथरूम तक लेकर गया, फिर बाजार से मार्बल कटर लेकर आया और इससे शव के तकरीबन 10 टुकड़े कर ट्रॉली बैग में भरा और मौके से इसे लेकर दिल्ली सीकर हाईवे पर चला गया। 3 अलग अलग जगहों पर कटे शव को फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि वारदात विद्याधर नगर के सेक्टर 2 में 11 दिसंबर को हुई। सरोज देवी ने अपने जेठ के बेटे अनुज शर्मा को एक धार्मिक कार्यक्रम में जाने से रोका तो वो तैश में आ गया और उनकी हत्या कर दी। सरोज देवी की बेटियों पूजा शर्मा और मोनिका ने मामले में 16 दिसंबर को अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने चचेरे भाई अनुज शर्मा पर हत्या का शक जताया था, जिसके बाद पुलिस ने अनुज को गिरफ्तार कर लिया है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक और सनसनीखेज वारदात, दिल दहला देने वाली ये जो वारदात है वो जयपुर में हुई है। एक भतीजे ने अपनी ही ताई की हत्या कर दी है। एक छोटी सी बात पर, मामूली कहासुनी पर भतीजे ने अपनी ताई को मौत के घाट उतार दिया। और ये वारदात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। इस शातिर ने कटर लाया, मार्बल कटर से महिला के शव के 10 टुकड़े किए, उस शव को एक बैग में भरा और उसे जंगल में दूर फेंक आया। इसे लगा था कि शायद इसने जो किया है वो कभी किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस ने सफलता पाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो लाश वाला ये लाल बैग आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके जरिए इस शव को इसमें भरकर फेंका गया। और हम आपको पूरे हत्याकांड की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे इस दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और पहली तस्वीर उस मृतक महिला सरोज देवी की है, जिसे उसके ही भतीजे अनुज ने काट डाला, जिसके बाद उसकी फोटो सीसीटीवी में लाश ले जाते वक्त भी कैद हो गई। तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मामले का जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने उसके पास से जो सामान बरामद किया उसकी है। और चौथी तस्वीर में आप इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी भतीजे अनुज को साफ देख सकते हैं। और अगली तस्वीर जो है वो यही है, वही है, उसके घर की है, जहां पर इस हत्याकांड को, जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इतना ही नहीं, हम उस तस्वीर को भी लेकर आए हैं जहां उसने अपनी ताई की लाश के टुकड़े करके उनको फेंक दिया था। तो आखिरी तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर है वो उस जंगल की है। दिल्ली हाईवे पर ये जंगल है जहां पर शव को फेंका गया था। तो हम आपको हत्याकांड की पूरी पटकथा बताते हैं। चलिए सुनिए किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। 11 दिसंबर को अनुज और सरोज देवी की बहस हुई। भतीजे अनुज ने ताई सरोज देवी पर हमला कर दिया। सुबह करीब 10:30 बजे अनुज ने वारदात को अंजाम दिया। हथौड़ी से ताई सरोज देवी के सिर पर हमला किया। किचन में हत्या के बाद लाश को बाथरूम में लेकर चला गया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए श्रद्धा कांड जैसे आफताब ने शव के टुकड़े टुकड़े किए थे, कुछ ऐसी ही तकनीक अपनाई। चाकू से हड्डियां नहीं कटी तो कटर लेकर आया, बाजार से टाइल्स काटने वाली कटर मशीन लाया और बाथरूम में लाश के अलग अलग 10 टुकड़े किए। दिल्ली सीकर हाईवे पर अलग अलग जगहों पर शव को फेंक दिया। 12 दिसंबर को अनुज ने बहन पूजा को कॉल किया। बहन को मां के मंदिर से लापता होने की बात बताई। 13 दिसंबर की बात करें तो 13 दिसंबर को बहन ने खून के धब्बे साफ करते हुए आरोपी को देख लिया। तो हत्याकांड की ये पूरी कटकथा ग्राफिक्स के माध्यम से आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। और सिर्फ वो जगह, वो इलाका और वो राज्य ही नहीं, पूरा देश अब इस घटना से सन्न है। जिस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, ठीक उसी तरीके से आरोपी अनुज ने भी इस वारदात को अंजाम दिया है। तो वही डीसीपी परेश देशमुख ने बड़ा खुलासा किया इस मामले को लेकर। भतीजे अनुज ने हथौड़े से मारकर पहले हत्या की, फिर मार्बल कटर से शव के कई टुकड़े कर डाले। सूटकेस और बाल्टी में भरकर शव को ठिकाने लगाया।
हरे कृष्णा मूवमेंट से ये फुल टाइम आरोपी जुड़ा हुआ था। टाई के मामूली टोकने पर उसने अपने टाई की हत्या कर दी। टाई ने दिल्ली जाने की बात पर उसे टोका था, जिससे उसे गुस्सा आ गया और हथौड़ी से वार कर उस महिला की हत्या कर दी। बता दें, कोरोना काल में आरोपी की मां का निधन हो चुका था। तब से ताई के पास रहकर वो उन्हीं की सेवा करता आ रहा था। तो इस पूरे मामले पर डीसीपी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर थाना क्षेत्र के अंदर रिश्तों को तार तार करने वाला एक कत्ल जो है वो आरोपी ने किया है। आरोपी को तत्काल प्रभाव से पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। हमारे साथ में इलाके के जो डीसीपी हैं परेश देशमुख जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या घटनाक्रम हुआ था, ये पूरी क्या सूचना मिली थी गुमशुदगी की, इस बारे में बताइए। 11 दिसंबर की रात को अनुज ने थाने पर, विद्यानगर थाने पर आकर ये सूचना दी थी कि उनकी ताई जी जो एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला है वो मिसिंग है, जिस पर रिपोर्ट दर्ज करके जांच देवीलाल हेड कांस्टेबल जी ने शुरू की थी। और उनकी जांच के दौरान जब उन्होंने उस गंभीरता से उस जांच को देखा तो कंप्लेनेंट का जो वर्जन था कि भाई ताई जी इतने बजे बाहर गई और मंदिर गई, वापस नहीं आई, तो वो कहीं ना कहीं बाकी परिस्थितिजन्य साक्ष्य से मैच नहीं हो पा रहा था। उसमें कई कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रहे थे। कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद ही रिश्तेदारों ने भी ये बात कही कि घर पे कहीं ब्लड दिखा और ब्लड को भी एक्यूज्ड पोंछ रहा था और उसने ये कहा कि ये तो मेरी नक्सीर से आया हुआ ब्लड है। तो ओवरऑल इन सब कॉन्ट्रडिक्शन से और गंभीरता से जांच करने पर फिर उसके बाद इंट्रोगेशन किया गया और इंट्रोगेशन में सारी बातों का खुलासा हुआ। सर, आरोपी का क्या बैकग्राउंड निकल करके सामने आया है और आरोपी ने जो जिस तरह से शव को ठिकाने लगाया, तो क्या इस मामले की सूचना किसी और को भी थी या कोई और लोग भी इसमें शामिल है? हाँ, अभी तक की जांच से इसमें किसी अन्य की संलिप्तता शामिल नहीं पाई गई है। एक्यूज ने जो एक कृत्य कारित किया है, बॉडी का जो डिस्पोजल है, बॉडी का डिस्पोजल आरोपी द्वारा अपना कृत्य छुपाने के लिए, कहीं ना कहीं अपनी कल्पेबिलिटी बचाने के लिए और एक अपने आप को, अपने परिवार को और जिस संगठन से वो जुड़े हैं उनका नाम कहीं खराब नहीं हो, इस औचित्य से उन्होंने इस डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए फिर उसको पीसेस में कट करके उसको डिस्पोज किया। सर, आरोपी से जो पूछताछ की गई आपने, तो क्या घटनाक्रम हुआ, क्या बातचीत हुई जिस वजह से ये पूरी घटना जो है वो अंजाम देना, गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि इसने हत्या की, हत्या के बाद में शव को भी ठिकाने लगाने के लिए मार्बल कटर का उपयोग किया? हाँ, देखिए, आरोपी बचपन से ही अपने ताई जी के स्वभाव से एक मानसिक रूप से द्वेष रखता था, क्योंकि आरोपी के मुताबिक मृतका का स्वभाव काफ़ी गुस्सेल था और वो हर चीज़ को लेके काफ़ी क्रोधित होती और काफ़ी उल्टा सीधा बोलती। और घटना के दिन आरोपी को दिल्ली किसी कीर्तन में जाना था और जहाँ पर जाने के लिए उनकी बुआ ने उनको, ताई जी ने उनको रोका। उसके पश्चात एक हीटेड डिबेट हुई और उस डिबेट के दौरान अपना आपा खोते हुए इन्होंने हथौड़े से उसका मर्डर किया। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अनुज ने अपनी ही ताई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और अनुज यहीं पर नहीं रुका। उसने इसके बाद शव के अलग अलग 10 टुकड़े किए। इसके लिए मार्बल कटर वो बाजार से खरीद कर लेकर आया और शव के 10 अलग अलग टुकड़े कर उसे एक ट्रॉली बैग में भरा और किसी को ये पता न चल सके कि उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। शव को दूर दिल्ली हाईवे पर एक जंगल में फेंक आया। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बीतते गए, परत दर परत पुलिस को भी इस पर शक हुआ। उसकी 2 बहनों ने कंप्लेंट भी किया शक को लेकर और इसके बाद जब पुलिस ने छानबीन आगे बढ़ाई तो इस पूरे मामले पर खुलासा करते हुए पुलिस ने और भी कई बड़े खुलासे किए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी लवली वाधवा इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं और विष्णु शर्मा सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लवली, सनसनीखेज वारदात और कई बड़े खुलासे भी होते चले जा रहे हैं, और क्या कुछ पता चल सका है, क्या कुछ अपडेट इस वारदात को लेकर? आज देखिए, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जिस मूवमेंट के साथ में ये आरोपी जुड़ा हुआ था, उस मूवमेंट के लोगों ने इस बात का खुलासा किया है कि पिछले 1 साल से आरोपी अनुज शर्मा, जिसने अपना नाम अचिंत दास बना रख लिया था और जो एक धार्मिक राह पर चल पड़ा था लेकिन अपनी राह से भटक गया, वो पिछले 1 साल से धार्मिक मूवमेंट जो था उनके संपर्क में नहीं था, हरे कृष्णा मूवमेंट के। और नवंबर के 1 महीने से तो वो बिल्कुल ही उसने अपनी आवाजाही को बिल्कुल बंद कर लिया था और 1 साल से उसकी जो संदिग्ध गतिविधि के तौर पर उसके देखा जा रहा था
क्योंकि वो ना किसी से बात करता था, जी। रोकने टोकने पर, लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाता था। और ऐसा सब तब से हो रहा है जब से उसकी माता का देहांत हुआ कोरोना काल में। उसके बाद से वो मानसिक अवसाद में रहने लगा और उसके बाद में इसी मानसिक अवसाद में आकर के उसने अपनी ताई के कत्ल जैसा एक जो जघन्य अपराध है वो उसने किया है। फिलहाल जो है पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। आरोपी के मौके से जो है तमाम तरह के जो सेक्टर 2 में जो ये मकान है वहां से तमाम तरह के जो हथियार हैं, तमाम जो ट्रॉली बैग्स हैं जो अलग अलग इलाकों में जो बकेट्स हैं, सारा सामान जब्त करने के बाद में पुलिस ने अपनी पूरी कोर्ट की जो कागजी कार्रवाई है उसे पूरा कर लिया है और पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी, जहां से आरोपी के खिलाफ कुछ रिमांड लिया जा सकता है। क्योंकि इस पूरे मामले में अब घटना से जुड़े हुए तमाम सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। आरोपी ने अपने जुर्म को भी पुलिस के इकबाल बयान में कबूल कर लिया है। तो ऐसे में अब आरोपी का रिमांड लेने का औचित्य ज्यादा दिन का नहीं बनता है पुलिस जांच में। तो ऐसे में आरोपी का रिमांड बेहद कम दिनों का लेकर के पुलिस जो है आरोपी को जेसी कराएगी और उसके बाद में इस पूरे मामले की जो लड़ाई है वो कोर्ट में पुलिस लड़ेगी ताकि आरोपियों को सजा हो सके। इस मामले में जो मृतका है उसकी जो बेटियां हैं उन्होंने इस पूरे मामले में हत्या के आरोपी जो है अनुज शर्मा उसके खिलाफ हत्या और शव को ठिकाने लगाने का सख्त विशक्त करने का मुकदमा जो है वो थाना विद्याधर नगर के अंदर पंजीकृत किया गया है। बड़ी बात यह है कि आरोपी 11 तारीख को इस पूरी घटना को अंजाम देता है। उसे 13 और 14 तारीख को दिल्ली हरिद्वार में सत्संग में भाग लेने जाना होता है। इस सत्संग में न जाने की बात को टोकने को लेकर के वो अपनी ताई का कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद वो फिर भी कत्ल करने के बाद उसे अपने बात पर अफसोस नहीं होता। वो सत्संग में जाता है, वहां भाग लेता है और जब वहां से वो भागा फिरता है तो पहुंचता है वृंदावन और मथुरा वृंदावन की गलियों में भटकते हुए वो अपने आप को खोजता है कि उसने किस तरह की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद में जब पुलिस उसे वृंदावन से ट्रेस आउट करके लेकर के जयपुर आती है, कड़ाई से पूछताछ करती है, तो बार बार वो अपने बयान बदलता है। बयान बदलने के साथ साथ वो बार बार ये बात कहता था कि मेरे संबंध अच्छे भी थे लेकिन वो बार बार मुझे टोकती थी, मेरे माँ के निधन के बाद वो मुझे परेशान करती थी। इस तरह की बड़ी बात आपने बताई लवली कि वो जो कृष्णा मूवमेंट है उससे लगातार 1 साल से नहीं जुड़ा हुआ था। इसके पीछे भी कई राज हो सकते हैं कि वो कहाँ इस दौरान सम्मिलित था। विष्णु आपके पास आते हुए, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, दर्शकों को बताइएगा अपनी लोकेशन और इसके साथ ही क्या कुछ अपडेट है आपके पास। देखिए 11 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे अनुज शर्मा ने अपनी ताई सरोज शर्मा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हत्या करने के बाद रसोई घर से लाश को घसीटते हुए वो बाथरूम में लेकर के आया और इसी बीच हत्या करने के बाद में जिस संगठन से वो जुड़ा हुआ था, जिस संस्था से वो जुड़ा हुआ था, उसी के 2 साथी इसी फ्लैट पर पहुंचे जो कि विद्याधर नगर इलाके में। लेकिन उन दोनों साथियों से भी अनुज ने अपनी ताई की हत्या की वारदात को छुपाया, क्योंकि लाश जो थी वो बाथरूम में छुपा रखी थी। और उसके बाद जब साथी करीब 1-2 घंटे वहां ठहरने के बाद जब वहां से निकल गए, उसके बाद दोपहर करीब 2:45 बजे के आसपास अनुज शर्मा उसके पहले बाजार जाता है। वहां से करीब 1,500 रुपए में उसने नई ग्राइंडर मशीन उसने खरीदी। उसके बाद घर आकर के बाथरूम में ही अपनी ताई के शवों को, लाश के जो टुकड़े किए, करीब 10 से 8 टुकड़े किए, उनको एक बाल्टी और एक बैग में उसने उन टुकड़ों को रखा और कार लिफ्ट के जरिए नीचे आने के बाद अपने कार की डिक्की में रख करके वो जयपुर दिल्ली हाईवे पर पहुंचता है, जो कि दौलतपुरा इलाका है। और इस वक्त मैं जो खड़ा हूं वो वही जगह है जहां पर अनुज अपनी ताई के टुकड़ों को, अपनी ताई की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए लाया था। ये जयपुर दिल्ली हाईवे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और इसी जयपुर दिल्ली हाईवे पर अनुज ने अपनी कार को रोका। यहाँ कार को रोकने के बाद में अनुज सड़क किनारे यहाँ पर आता है और ये जो जंगल जो आप देख रहे हैं, जो इलाका आप देख रहे हैं, इन्हीं करीब आधे से 1.25 किलोमीटर के इलाके में अनुज ने अपनी ताई की जो डेड बॉडी के जो टुकड़े थे उनको इस जंगल में अलग अलग जगह पर फेंका, जिसमें एक दौलतपुरा चौकी के पास एक वन विभाग की चौकी है, जहां पर भी करीब 2 से 3 टुकड़े कल पुलिस ने बरामद कर लिए थे। वहीं पर अब तक ये जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 8 टुकड़े बरामद कर लिए, जबकि 2 टुकड़े अभी तक बरामद नहीं हो सके हैं। उसकी निशानदेही के लिए अनुज को एक बार फिर से पुलिस जो है इन्हीं जंगलों में लेकर के आएगी और जंगलों में लाने के बाद ये देखा जाएगा, चूंकि अनुज जो है वो खुद भूल चुका है कि उसने दिल्ली हाईवे के ऊपर, जो कि जयपुर से दिल्ली की तरफ आता है, कहां पर उसने टुकड़े फेंके। जहां जहां उसको ध्यान था वो सभी टुकड़े पुलिस ने बरामद कर लिए, लेकिन 2 टुकड़े अभी भी ऐसे हैं जो बरामद नहीं हो पाए, जिनकी तलाश जो है पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल विष्णु, और इन 2 टुकड़ों का मिलना भी जरूरी है, पूरी बॉडी का मिलना जरूरी है। हालांकि
क्योंकि हाईवे है तो ये पता लगाना मुश्किल भी होगा, जंगल है, अंदर कहां पर शव फेंका है, पुलिस के लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज है पूरे शव को बरामद करना। लवली, आपके पास आते हुए, क्योंकि ये शॉकिंग खबर आपने बताई है कि पिछले 1 साल से वो मूवमेंट से नहीं जुड़ा हुआ था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो कहीं ऐसे जगह पर लिप्त था जिससे उसके दिमाग में इस तरीके की चीजें चल रही थी? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को अगर देखा जाए लवली, तो वो इस तरीके से गुस्से में आकर हत्या तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मार्बल कटर लाना, शव के टुकड़े करना, शव को ठिकाने लगाना, ये कोई आम इंसान के बस की बात तो है नहीं। देखिए, जब इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद, जैसा कि सहयोगी विष्णु ने बताया, उसके 2 सहयोगी उससे मिलने के लिए आते हैं। वो सत्संग में जाने की बात को लेकर के उनसे कमिटमेंट करता है कि मैं आपके साथ दिल्ली और हरिद्वार चलूंगा। लेकिन उस बीच में वो मोबाइल पर ये ढूंढता है कि इस डेड बॉडी, जो कि डेड बॉडी है, उसे कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो वो श्रद्धा और आफताब से जुड़े हुए केसेस के वीडियो देखता है। उसके अलावा जो कई तरह के और वीडियोस हैं उनको देखता है, कई क्राइम शोज जो आते हैं उनके वीडियोस को देखता है, और उसके बाद में उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि उसे चाकू के जरिए, ये जब हड्डी नहीं कट रही है, तो उसके बाद में उस शव को ठिकाने लगाने के लिए वो मार्बल कटर खरीदने के लिए बाजार जाता है। न केवल बाजार जाता है, बल्कि बाजार से मार्बल कटर जो है वो कह करके लाता है कि उसके घर में काम चल रहा है, मैकेनिक काम करे, उसे मार्बल कटर चाहिए। हार्डवेयर की दुकान से उसे 1,500 रुपए में खरीदता है, घर पर लाता है, और इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद में, सारे शव को ठिकाने लगाने के बाद में, वो चला जाता है दिल्ली के रास्ते। दिल्ली में एक सत्संग होता है 13 और 14 तारीख का, जहां वो भाग लेता है, और वहां भाग लेने के बाद में उस सत्संग की रिसिप्ट भी उसने संभाल के रखी कि मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो दिल्ली गया था। ठीक फिल्मी अंदाज के अंदर इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद में, जब उसकी जो बेटियां हैं मृतका की, वो जब कहती हैं कि अनुज इसका दोषी है, तो पूछताछ में वो टूट जाता है, और टूटने के बाद में वो अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लेता है। जी बिल्कुल। और लवली, देखिए दिक्कत यहीं पर आ जाती है, क्योंकि जो जुर्म करने वाले हैं, जो अपराधी हैं, वो आजकल फिल्मों से सीख रहे हैं, अलग अलग जगहों से, इंटरनेट पर तमाम चीजें उपलब्ध हैं, जिससे वो अलग अलग तरीके सीख रहे हैं कि किस तरीके से वारदात को छिपाया जाए। और विष्णु, आपसे इसी को लेकर सवाल है कि एक बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए होता जा रहा है, जिस तरीके से अपराधी अपराध तो कर रहे हैं, लेकिन उसको छिपाने के लिए अलग अलग और नए नए तरीके भी ढूंढ निकाल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज सुबह भी जब एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर से बातचीत चल रही थी, और जिनके सुपरविजन में इस पूरे केस को खोला गया है, इस पूरी मर्डर की वारदात को खोला गया है, उनका भी कहना था कि अपराधी अब अपराध को करने के लिए जो माइंडसेट को बदलने, टुकड़े जो करना, ये एक नई जो अपराध का ट्रेंड आया है वो सामने आया है, उसी के लिए पुलिस भी खुद को इस तरह से ढाल रही। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो चेहरा, इस पूरे हत्याकांड में वो चेहरा, वो कातिल सामने आता है जिसके ऊपर कभी किसी को ऐसा भरोसा भी नहीं था कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, जो कि हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, जिसकी बातचीत लोगों से कम हुआ करती थी, लोगों से कम बातचीत करता था, बेहद सादगी भरा वो जीवन बिता रहा था। वही बच्चा अकेले में अपनी ताई की हत्या को कर देगा, और हत्या करने के बाद जिस हथौड़ी से सिर फोड़ के हत्या कर दी गई थी, उसी को अपने अपार्टमेंट की 3री मंजिल के ऊपर जो छत हुआ करती थी, वहीं पर उस हथौड़े को छुपा करके आता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था इस हत्याकांड को खोलने में, क्योंकि बहुत आसान नहीं था इसके ऊपर शक करना। बहुत मासूम सा चेहरा लिए ये लड़का जो है घूम रहा था, मूवमेंट करता था। पड़ोसियों ने भी कहा कि जब हत्याकांड में इस अनुज का नाम सामने आया तो वे हैरान रह गए, उनको यकीन नहीं हुआ कि जो लड़का इतना मासूम सा चेहरा लेके घूमता है वो ही इतना दुर्दांत कातिल निकलेगा, दरिंदा निकलेगा। ये बात किसी ने सोची नहीं थी, लेकिन पुलिस की जो शैली जो है वो उस पर काम आई। एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर, डीसीपी परेश देशमुख और तमाम जो टीमें थी, एसएचओ वीरेंद्र कुरिल, जो टीमें थी, उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीका भी, यानी अपराधी को अपराध बिल्कुल विष्णु, और यही वजह है क्योंकि वो सीधा साधा था, लगातार पूजा पाठ में लगा रहता था, और इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है, जिसे लेकर कृष्णा मूवमेंट भी सख्त है। और चलिए सुनाते हैं, जयपुर महिला की हत्या कर शव ठिकाने लगाने के मामले में आरोपी अनुज शर्मा को लेकर कृष्णा मूवमेंट ने क्या कुछ कहा है। न्यूज 18 से बातचीत में सिद्ध स्वरूप दास ने क्या कुछ बोला है, ये आपको सुनाते हैं। अनुज शर्मा पिछले 1 साल से इस संस्थान से नहीं जुड़े हुए थे, सुनिए। जयपुर के विद्याधर नगर में अपनी ताई की हत्या करने वाले आरोपी अनुज शर्मा के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि वो एक धार्मिक मूवमेंट के साथ में जुड़ा हुआ था, और वो धार्मिक मूवमेंट से जुड़ने के बाद में उसने कई लंबे समय के बाद में इस तरह की घटना को अंजाम दिया। इस पूरे धार्मिक मूवमेंट से जुड़े हुए आरोपी अनुज शर्मा को लेकर के क्या हरे कृष्णा मूवमेंट से वो जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हमारे साथ में अक्षय पात्र के जो मीडिया प्रभारी हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, सिद्ध स्वरूप दास जी, उनसे हम बात करते हैं। दास जी, ये बताइए कि जो आरोपी अनुज शर्मा है जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, वो बनने तो
तो चला था अचिंत्य दास, मगर अनुज शर्मा की राह से भी भटक गया। तो वो कितने समय से आपके मूवमेंट से जुड़ा हुआ था और कब से वो दिग्भ्रमित और प्रभावित जो है वो नजर आ रहा था यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, करीब 7-8 साल से वो संपर्क में रहे हैं, लेकिन पिछले साल भर से वो इतने संपर्क में नहीं है। उनका लास्ट ईयर उनके मदर का कोविड में डेथ होने के बाद मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे और एक तरीके से वो घर पे ज़्यादा जाने लगे थे और घर पे ही रहने का वो प्रयास कर रहे थे कि मैं घर पारिवारिक समस्याओं में उलझ गया हूँ। अच्छा, तो कब आखिरी बातचीत आपकी कब हो पाई थी? क्योंकि बताया जा रहा है कि वो एक सत्संग में जाने का नाम लिया उन्होंने और उसके बाद में वो वाद विवाद पर आई और उन्होंने फिर गुस्से में आकर के अपनी ताई की हत्या कर दी और उसके साथ फिर उस शव को अलग अलग तरीके से ठिकाने लगाया। आखिरी बार कब आप लोगों के यहाँ से बातचीत हुई? नवंबर, लास्ट टाइम नवंबर में यहाँ से बातचीत हुआ था और नवंबर से वो एक तरह से हमारे से कोई उनका अपडेट नहीं है। जैसा कि उनका हमेशा रिप्लाई रहता था कि मैं पारिवारिक समस्याओं में उलझा हुआ हूँ और मैं परिवार को घर पे ज़्यादा समय देना चाहता हूँ, तो इस तरीके से उनका वक्तव्य था। तो पिछले 1 साल से क्या वो रेगुलर आ नहीं रहे थे या आते थे तो अपनी मनमर्जी से आते थे चले जाते थे? किस तरह का आवक जावक रहती थी? डेफिनेटली वॉलंटियर्स हैं, कोई सैलरीड पर्सन नहीं है संस्था के लिए, वो अपनी स्वयं सेवा कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो वो अपनी इच्छा से आता है और वो यहाँ पर अगर उनकी इच्छा नहीं है तो उसमें कोई दबाव नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो समस्याओं में उलझे हुए हैं, तो वो साल भर से इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। आमतौर पर उनका व्यवहार जो था वो 7-8 सालों में रहे तो आपने देखा भी होगा, आमतौर पर संस्था के लोगों से, आम लोगों से उनका व्यवहार किस तरह का होता था या पिछले कुछ समय से वो भ्रमित हुए? वो ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं थे और एकांत में ही ज़्यादा रहते थे, मैंने देखा। और हाँ डेफिनेटली वो बहुत ही कम बोलते थे, तो मैं ज़्यादा उनके बारे में यही बता सकता हूँ। तो जब से उनकी माता के देहांत हुआ कोविड के बाद में, उसके बाद से आना उनका रेगुलर नहीं था यहाँ पर? हाँ, उतना मतलब रेगुलरिटी थोड़ी कम हो गई उनका आना जाना और वो घर पे ज़्यादा रहने लगे, घर के कामों को ज़्यादा समझाने लगे। अच्छा, आपकी संस्था क्या कहना चाहती है कि इस पूरे मसले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि समाज में एक अच्छा संदेश नहीं गया है कि युवक अपनी राह से भटकर उसने इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया, तो आप क्या कहना चाहते हैं और आम समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? डेफिनेटली ये तो कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा तो ये अच्छा नहीं है और मानसिक स्थिति जो व्यक्ति की रही होगी, साइकोलॉजिकल केस भी हो सकता है कि क्या उनकी मानसिक घटनाक्रम उनके दिमाग में चल रहा है और तो वो तो समय बताएगा क्या उनकी घटनाक्रम रही है। तो डेफिनेटली जो भी हुआ है बहुत ही दुखद है और हमको ये सुनने की हमने अपेक्षा भी नहीं की थी। तो देखिए, जो अक्षय पात्र परिवार है उन्होंने उनकी तरफ से ये साफ किया गया है कि यहाँ पर आवक जावक जो थी अनुज शर्मा की वो पूरे तरह से सामान्य नहीं थी, वो नहीं आ रहे थे, 1 साल से संपर्क में नहीं थे। वो जरूर 7-8 साल से जुड़े हुए थे, लेकिन पिछले 1 साल से लगातार नहीं आना और उसके बाद में जब से उनकी माँ का देहांत हुआ उसके बाद में उनकी मानसिक जो स्थिति थी वो भी कहीं कहीं गड़बड़ाने लगे और पिछले 1 महीने से तो पूरी तरह से संपर्क उनका इस परिवार से कट गया था। और उसके बाद में जब वो अचिंत्य दास बनने की राह पर चले थे, लेकिन अनुज शर्मा की राह से भी भटके और उसके बाद में अनुज ने अपनी ताई के साथ में, जो उस ताई के साथ में जो मां का कर्तव्य निभा रही थी, मामूली बात को लेकर के इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपी से पूछताछ करके लगातार पड़ताल में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो सुना आपने किस तरीके से एक मामूली इंसान, सीधा साधा इंसान अपनी राह भटकता है और एक बड़ी जुर्म की वारदात को अंजाम दे डालता है। बहुत शुक्रिया लवली और विष्णु, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।